हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का बोर्ड एग्जाम में कैसे बना बनाकर हम लोग पेपर लिखेंगे, कैसे कैसे लिखा जाता है, ठीक है। मैंने उसका डिस्कशन अपने चैनल में कर दिया है। हमारे चैनल में वीडियो पड़ा है, आप लोग जाकर वहां से देख सकते हैं, ठीक है। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे जो फिजिक्स क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 और 2 जितने भी क्वेश्चन उससे बन सकते हैं, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, खासकर मैंने आज अवतल दर्पण लिया है और उसके विषय में जितने भी क्वेश्चन अभी तक 2016 से लेकर, ठीक है, 2016 से लेकर अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हमारे बोर्ड एग्जाम में, उसी का डिस्कशन मैंने इस अपने वीडियो में किया है, ठीक है। यदि आप लोग जितना क्वेश्चन इसमें दिया है, ठीक है, जितना भी क्वेश्चन दिया है, यदि आप लोग कर लेते हैं तो आप लोग चैप्टर नंबर 1 से जितना भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, आप पूरे के पूरे कर ले जाएंगे, ठीक है। हमने 2016 से लेकर 2022 तक अभी सारा का सारा क्वेश्चन देखा है, 2025 तक। अभी इससे ज्यादा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं बना है, ठीक है। यही दोहरा तेहरा कर दिया है, ठीक है। ये पेपर में जो 2022 में दिए वो 2024 में दे दिया है, यही दोहरा तेहरा कर दिया है, ठीक है। इससे ज्यादा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। बस आप लोग यही पेपर फुल वॉच करिएगा, पूरा वीडियो फुल लास्ट तक देखिए और आप लोग देखेंगे कि पेपर कैसे बनता है और किस प्रकार के क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 से हमारे पूछे जाएंगे, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आज ये वीडियो पार्ट 1 है, ठीक है। अभी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, कम से कम ऐसे पार्ट 15 या 20 तक बन जाएंगे, ठीक है। पूरा हमारा 5 चैप्टर है। 5 चैप्टर पढ़ने में पूरा हमारा चैप्टर 1, 2, 3, 4 पूरा कम से कम 20-25 लेक्चर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग आज पार्ट पार्ट नंबर 1 पर आए हैं, ठीक है। तो पार्ट नंबर 1 पाए दोस्तों। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना दोस्तों। सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लेना, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं दोस्तों, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इसमें देखो पहला क्वेश्चन आप लोग याद कर लेना, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जो रिपीटेड क्वेश्चन है। उसमें पहला क्वेश्चन हमारा क्या आता है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं तथा प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए, ठीक है। यह क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है, बहुत बार रिपीट क्वेश्चन किया जा चुका है, ठीक है। तो पहले हम लोग प्रकाश के परावर्तन के परिभाषा पढ़ लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, जब प्रकाश की किरणें, ठीक है, जब प्रकाश की किरणें किसी चमकदार वस्तु से टकराती हैं, ठीक है, टकराती हैं और टकराने के बाद पुनः वापस लौट जाती हैं, यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों, आप लोग जब बोर्ड एग्जाम में लिखने बैठेंगे, ठीक है, पहले आप लोग 2 लाइन इधर 2 लाइन इधर खींच लेंगे, ठीक है। दोनों हल्का हल्का साइड के दोनों लाइन खींच लेंगे, ठीक है। एक एक 50 का मान खींच लेंगे, ठीक है। इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, जो इंपॉर्टेंट लगे आपको, जैसे प्रकाश के परावर्तन का मैंने परिभाषा लिखी है, देखो यहाँ से ब्लैक पेन से कर दिया है, ठीक है। आप लोग ब्लैक पेन से भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप लोग ऐसे यहाँ पर ऐसे जो है नीचे ऐसे लगा सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी लगा सकते हैं, तब भी आप लोगों का सही रहेगा, ठीक है। तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं हम लोग समझ सकते हैं। देखो यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग प्रकाश का परावर्तन। जैसे दोस्तों मान लो, जैसे हम मान लो शीशा हो गया, ठीक है, शीशा हो गया। शीशा मान लो कहीं पर रखा है, जैसे मेज है, मेज पर शीशा रखा हुआ है, ठीक है। मेज पर शीशा रखा हुआ है और प्रकाश जो है, जैसे सूर्य हो गया, ठीक है, सूर्य हो गया, ठीक है, क्या हो गया, सूर्य हो गया, ठीक है। ये हमारा सूर्य हो गया, ठीक है। अब देखो सूर्य से प्रकाश आ रहा है, ठीक है, सूर्य से प्रकाश आ रहा है, ठीक है, सूर्य से प्रकाश आया और क्या हुआ, यहाँ पर दर्पण रखा हुआ था, शीशा को दर्पण ही बोलते हैं ना। तो दर्पण से टकराया और दर्पण से टकराने के बाद पुनः इधर चला गया, ठीक है। तो देखो मैंने क्या लिखा है इसमें परिभाषा में, जब प्रकाश की किरणें आती हैं, देखो प्रकाश की किरण आ रही है, जब प्रकाश की किरणें आती हैं किसी चमकदार वस्तु से, चमकदार वस्तु मैंने दर्पण से टकरा कर, दर्पण ही चमकदार वस्तु होता है, तो चमकदार वस्तु से टकरा कर पुनः वापस लौट जाती हैं, यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है, ठीक है। अभी हम लोग इसमें प्रकाश के परावर्तन के नियम में देखेंगे, ठीक है। तो प्रकाश का नियम भी, प्रकाश परावर्तन का नियम भी इसी समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग, देखो पहले इसका फिगर मैं अलग से बना देता हूँ, ठीक है, इसका फिगर अलग से बना देता हूँ मैं, ठीक है। इसका फिगर मैं अलग से बना देता हूँ रफ में। देखो दोस्तों, आप लोग देखेंगे, ठीक है। जैसे देखो ये हमारा क्या हो गया, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये कोई चमकदार वस्तु हो गया, ठीक है। चमकदार वस्तु पर क्या क्या हुआ, तो पॉलिश किया होता है, ठीक है, पॉलिश किया होता है। और देखो ये प्रकाश की किरण आ रही है, ठीक है, प्रकाश की किरण आ रही है, दर्पण से टकरा कर पुनः वापस लौट जा रही है, ठीक है। देखो जब प्रकाश की किरणें आती हैं दर्पण से टकरा कर पुनः वापस लौट जाती हैं, यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है, ठीक है। आप लोग कितना समझ में आ गया होगा। देखो आप लोग को जब भी प्रकाश का परिवर्तन लिखना हो तो आप लोग ये काम कीजिएगा,
ऐसे बना लीजिए, तुरंत ऐसे बनाकर ऐसे बना लीजिए, ठीक है। और ये समझिएगा ये आ रहा है, दर्पण से टकरा रहा है, कोई टकरा रहा है और टकरा कर पुनः वापस चला जा रहा है, ठीक है। देखो आप लोग अब परिभाषा कैसे लिखेंगे प्रकाश के परिवर्तन का, जब प्रकाश की किरणें आती हैं किसी चमकदार वस्तु से टकरा कर पुनः वापस लौट जाती हैं, यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है, ठीक है। आप लोग अपने मन से कुछ भी परिभाषा लिख सकते हैं। प्रकाश की किरण आती है, दर्पण से टकरा कर पुनः वापस लौट जाती है, यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है, ठीक है। देखो ऐसा इतना इतना फिगर बनाने, फिगर भी ऐसा बनेगा, ठीक है। इतना फिगर बनाने के बाद आप लोग तुरंत बीच में ऐसे क्या करेंगे, अभिलंब भेज देंगे, क्या करेंगे, अभिलंब भेज देंगे, ठीक है। अभिलंब भेज दिए, ठीक है। देखो एक किरण आ रही है, क्या हो रही, आ रही है, तो जो किरण आती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं आपतित किरण, ठीक है। क्या बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं, ठीक है। देखो आती है और टकराने के बाद पुनः चली जाती है, देखो चली जाती है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण, ठीक है। परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक है। देखो आ रही है तो आपतित किरण और जा रही है तो परावर्तित किरण, और बीच में मैंने भी क्या बताया, अभिलंब, ठीक है। क्या बताया, अभिलंब बताया। तो हमारा प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम क्या कहता है, देखो अब ध्यान समझिएगा आप लोग। देखो आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा विलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। देखो आप लोग एक तल है, ठीक है। क्या है, एक तल है, ठीक है, एक तल है, ठीक है। देखो आपतित किरण जो आ रही है, परावर्तित किरण जो जा रही है, और जो अभिलंब खींचा गया है, एक ही तल में स्थित है कि नहीं स्थित है, एक ही तल में स्थित है। इसलिए हम लिख देंगे आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा विलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, ठीक है। आशा करते हैं आप लोग को पहला नियम समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब दूसरे नियम की बात कर लेते हैं हम लोग। देखो जो यह किरण आ रही है और यहाँ पर अभिलंब भेजा गया है, ठीक है, इसके बीच यहाँ पर कुछ कोण बनेगा, ठीक है, यहाँ पर कुछ कोण बनेगा, तो इस कोण का नाम हम लोग क्या रख देते हैं, हम उस कोण का नाम हम लोग रख देते हैं आपतन कोण, ठीक है। क्या, देखो आपतित किरण है, आपतित किरण से बना है आपतन कोण, ठीक है। अब देखो फिर अपरावर्तित किरण जो जा रही है और ये अभिलंब, यहाँ पर भी कुछ कोण बनेगा, ठीक है, इसका नाम हम लोग क्या रख देते हैं, परावर्तन कोण, क्या, परावर्तन कोण, ठीक है, परावर्तन कोण। देखो आपतन कोण को आई से प्रदर्शित करते हैं और परावर्तन कोण को आर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब दूसरा नियम हमारा ये कहता है, जो यहाँ पर आपतन कोण बन रहा है और यहाँ पर जो परावर्तन कोण बन रहा है, इन दोनों का मान सदैव बराबर होता है, ठीक है। जैसे आपतन कोण का मान, कोई यदि बोल दिया आपतन कोण का मान 60 अंश है, तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा, तो परावर्तन कोण का मान भी 60 ही अंश होगा, ठीक है। जितना इसका मान होता है उतना इसका भी मान होता है, ठीक है। तो आप लोग आशा करते हैं प्रकाश परावर्तन और परावर्तन के दो नियम आप लोग को समझ में आ गए होंगे, ठीक है। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। देखो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा विलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, पहला नियम हो गया, ठीक है। और दूसरा नियम क्या कहता है, यहाँ पर जो कोण आपतन कोण बन रहा है और यहाँ पर जो कोण परावर्तन कोण बन रहा है, इसका मान सदैव बराबर होता है। देखो यदि तुमसे कोई पूछ ले आपतन कोण किसे कहते हैं, तो आप लोग क्या बताएंगे, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। और परावर्तन कोण, परावर्तित किरण तथा विलंब के बीच जो कोण बनते हैं उसे हम क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं, ठीक है। कुछ करना नहीं है, इसी चित्र बना लो, चित्र के माध्यम से सब समझ जाओगे। अगर कोई पूछे प्रकाश का परावर्तन, तो प्रकाश का परावर्तन देखो, प्रकाश की किरणें आती हैं किसी चमकदार वस्तु से टकराकर पुनः चली जाती हैं, घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है, ठीक है। तो इसमें इसी का जिक्र किया गया और कुछ किया हुआ नहीं गया है, ठीक है। अब आप लोग देख सकते हैं, देखो मैंने प्रकाश के परावर्तन में लिखा है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं क्या लिखा है, जब प्रकाश की किरणें किसी चमकदार वस्तु से टकराती हैं और टकराने के बाद पुनः वापस लौट जाती हैं, घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है, ठीक है। इसके बाद मैंने लिखा है प्रकाश परावर्तन के नियम, ठीक है। प्रकाश परावर्तन के नियम में क्या क्या लिखे भी जो आप लोग को बताया, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा विलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, ठीक है। और आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है। आशा करते हैं आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें क्या है, अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध लिखिए, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीटेड हो चुका है, ठीक है, बहुत बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, ठीक है। क्या कहा है, ठीक है, क्या कहा है, देखो कहा है अवतल दर्पण के लिए, देखिए आप लोग यही समझ, अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध लिखिए, ठीक है। तो एक फार्मूला होता है या बराबर r/2, ठीक है, यही होता है हमारा अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। अगर यही उत्तल दर्पण देता तब भी यही होता, ठीक है, यही होता, ठीक है, और कुछ नहीं फर्क होता, बस यहाँ बराबर r/2, ठीक है। अब जहां f क्या होता है, फोकस दूरी होता है, r क्या होता है, वक्रता त्रिज्या होता है, ठीक है। इसके आगे कुछ नहीं करना, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ जाते हैं। आप लोग को बोर्ड एग्जाम में प्रश्न नहीं तो आना होगा, ठीक है। मैं प्रश्न दिखाने के लिए यहाँ पर प्रश्न लिखा हूँ, ठीक है।
हम लोग देख लेते हैं क्या कहा है। अवतल दर्पण के लिए यूवीएफ में संबंध लिखिए। क्या है, अवतल दर्पण के लिए यूवीएफ में संबंध लिखिए। ठीक है, तो देखो क्या कहा है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। एफ आर देखो, जब जहाँ जहाँ यू वी एफ का बात करें वहां पर ए फार्मूला लिख देंगे, और जहां पर फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों की बात करें वहां पर ए फार्मूला लिख देंगे। ठीक है, देखो जहां पर यू वी एफ की बात करें, यू वी एफ दिए रहे। ठीक है, जब भी यू वी एफ दिए रहे तुरंत आप लोग यही संबंध लिख देंगे। ठीक है, अब हम लोग इसी चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं क्या क्या होता है, कौन क्या क्या होता है। ठीक है, देखो मैंने पहले यहाँ पर एक बना लिया अवतल दर्पण। ठीक है, आप लोग ध्यान समझिएगा। ठीक है, मैंने क्या बना लिया यहाँ पर, अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण बना लिए। ठीक है, अब आप लोग जानते होंगे यहाँ पर पी होता है, यहाँ पर एफ होता है, यहाँ पर क्या होता है, सी होता है। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पर यदि यदि हम यहाँ पर जैसे यहाँ पर कोई वस्तु रख दी। ठीक है, यहाँ पर कोई वस्तु रख दी है। ठीक है, अब इसका प्रतिबिंब जैसे मान लो यहाँ पर बनता है। ठीक है, इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बनता है। ठीक है, अब देखो ये हमारा दर्पण हो गया और यहाँ पर वस्तु रखा है। ठीक है, इस यहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ लंबाई होगा कि नहीं होगा, इसके बीच की दूरी कुछ होगा कि नहीं होगा, तो इसके बीच की जो दूरी होती है उसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं, मतलब दर्पण से लेकर वस्तु की दूरी यू से। ठीक है, अब जब इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है तो दर्पण से लेकर इसकी भी कुछ दूरी होगी। ठीक है, इसे हम भी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, क्या भी से प्रदर्शित करते हैं। और जो हमारे यहाँ पर एफ है, इसे पी से एफ तक दूरी किसे कहते हैं, क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। या दर्पण से लेकर एफ के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। बस इसमें कुछ कहा नहीं गया है। ठीक है, तो देखो एफ हमारा फोकस दूरी है, भी क्या है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, यू क्या है, दर्पण से वस्तु की दूरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो आगे क्या कहा है, देखो क्या है, अवतल दर्पण के दो उपयोग लिखिए। ठीक है, क्या कहा है, अवतल दर्पण के दो उपयोग लिखिए। ठीक है, अवतल दर्पण का उपयोग क्या होता है, जैसे दाढ़ी बनाने में जो दाढ़ी बनाया जाता है उसमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और डॉक्टर द्वारा आंख, कान, नाक व गले की जांच करने में इसका भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें कुछ करना नहीं है। ठीक है, आप घर में देख सकते हैं जो दाढ़ी बनाते हैं बड़े बुजुर्ग लोग, वो क्या करते हैं, दाढ़ी बनाने में इसी दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और जो डॉक्टर होते हैं हमारा, यदि गले में कुछ फंस जाता है, जैसे कुछ हो जाता है, तो इसी अवतल दर्पण के द्वारा उसकी जांच करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद प्रश्न 5 में क्या कहा है, देखो कहा है, एक दर्पण वस्तु के सापेक्ष सीधा व आकार में छोटा प्रतिबिंब बनाता है। यह किस प्रकार का दर्पण है, प्रतिबिंब वास्तविक है अथवा आभासी है। ठीक है, तो इसमें क्या कहा है, एक दर्पण वस्तु के सापेक्ष सीधा, ठीक है, सीधा व आकार में छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, तो यह किस प्रकार का दर्पण होगा, तो यह उत्तल दर्पण होगा। ठीक है, उत्तल दर्पण ही भी हमेशा जो होता है सीधा और आकार में छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, अगर अवतल दर्पण में भी, अवतल दर्पण का जो 6 नंबर का नियम है उसमें भी सीधा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, सीधा बनता है और आभासी बनता है। ठीक है, तो उसमें जो प्रतिबिंब होता है सबसे बड़ा बनता है। ठीक है, छोटा नहीं बनता। उत्तल दर्पण के जितने भी केस हैं, 2 केस हैं, उसमें क्या होता है, छोटा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रश्न उत्तर नंबर 6 देख लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन अभी आप लोग को आ जाएगा। ठीक है, देखो इसमें क्या कहा है, यदि दर्पण पर आपतन कोण का मान 60 अंश है तो परावर्तन कोण का मान होगा। अभी मैंने बताया, यदि दर्पण पर किसी दर्पण पर आपतन कोण का मान जितना होता है उतना ही परावर्तन कोण का मान होता है। ठीक है, अभी दूसरा नियम क्या पढ़े हम, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है। ठीक है, तो आपतन कोण का मान 60 अंश, तो परावर्तन कोण का मान भी 60 अंश हो जाएगा। ठीक है, परावर्तन के दूसरे नियम से। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा है परावर्तन का दूसरा नियम से आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। देखो इसमें क्या कहा है, इसमें आप लोगों को बहुत ध्यान देना है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या कहा है, सड़क पर लगे लैंपों के किस ऊपर ऊपर जो होता है किस दर्पण का उपयोग किए जाते हैं और इसका उपयोग क्यों किया जाता है, या इसका उपयोग, एक और उपयोग लिखिए। ठीक है, तो देखो उत्तल दर्पण, देखो सड़क पर जो लैंप लगा होता है, आप लोग चित्र के माध्यम से समझिए। जैसे मान लो ये हमारा क्या हो गया, सड़क हो गया। ठीक है, और यहाँ पर कोई लैंप लगा है। ठीक है, जैसे लैंप लगा है तो इसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का प्रयोग क्यों किया जाता है, जैसे बाजार का क्षेत्र जो होता है बहुत बड़ा होता है, तो पूरे बाजार में जैसे इसके प्रकाश जो है फैल सके। ठीक है, इसलिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अब उत्तल दर्पण का प्रयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि इसका जो दृष्टि क्षेत्र होता है, दृष्टि क्षेत्र में से इसका जो प्रकाश होता है उत्तल दर्पण लगाने से चारों तरफ फैल जाता है। ठीक है, तो आप लोग कैसे लिखेंगे, तो आप लोग लिखेंगे, सड़क पर लगे लैंपों के ऊपर उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। और इसमें दिया है उत्तल दर्पण का एक और उपयोग लिखिए। ठीक है, तो मोटर वाहनों का, जैसे मोटर वाहनों जो होता है उसका पीछे का दृश्य देखने के लिए, ठीक है, पीछे का दृश्य देखने के लिए हम उत्तल ही दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे पीछे जो वैन आती है उसको देखने के लिए हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो क्या कहा है, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम, स्थिति व प्रकृति बताइए। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे
इसका नियम देख इसके सिर्फ नियम देखेंगे कितना बनने का नियम होता है, ठीक है। और इसके अगले वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे बनता है, कैसे बनता है, वास्तविक बनता है, भाषी बनता है, ये सब देखेंगे, ठीक है। तो इस इतने वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, चलो समझाते हैं आप लोगों को। पहले जैसे मान लो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम, ठीक है। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम, तो चलिए हम लोग देखते हैं। जैसे मान लो ये हमारा क्या हो गया, ठीक है, ये हमारा हो गया अवतल दर्पण, क्या हो गया हमारा अवतल दर्पण हो गया, ठीक है। इसमें बोला है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम, ठीक है। तो आप लोग चित्र के माध्यम से समझिएगा। देखो यहाँ पर P हो गया, यहाँ पर F हो गया, यहाँ पर क्या हो गया C हो गया। अब C के हम जब इधर जाएंगे, इधर हमेशा क्या होता है, अनंत होता है, क्या होता है, अनंत होता है, ठीक है। हम लोगों को 4 ही चीज बनाना है, देखो P बनाना है, F बनाना, C बनाना है और अनंत बनाना है, ठीक है। अनंत का चिन्ह ही होता है, ठीक है, अनंत का। जैसे अगर इस लिखे रहे तो 8 है, अगर इस लिखे रहे तो उल्टा, तो जान लो अनंत का चिन्ह है, ठीक है, अनंत का चिन्ह है, ठीक है। PFC और अनंत बनाना है, ठीक है। देखो हम लोग क्या करेंगे, देखो जैसे ये एक वस्तु अनंत पर रखेंगे तो एक C पर रखेंगे, एक F पर रखेंगे, एक P पर नहीं रखेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, जैसे देखो पहला वस्तु मैंने कहाँ रख दिया, अनंत पर। क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, जब वस्तु अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर हो, ठीक है। अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर हो, ठीक है, पहला हो गया जब वस्तु अनंत पर हो। अब दूसरा क्या करेंगे, जब वस्तु अनंत और C के बीच में हो, ठीक है। एक देखो, एक बार अनंत पर लिख दिए, रख दिए, एक बार अनंत और C के बीच में रख देते हैं, ठीक है, हमारा दूसरा हो गया। अब तीसरा क्या करेंगे, जब वस्तु C पर हो, ठीक है, तीसरा भी हो गया जब वस्तु C पर हो। अब चौथा क्या करेंगे हम लोग, जब वस्तु C और किसके बीच में हो, F के बीच में हो, ठीक है, हमको F के बीच में रखना है, ठीक है, या बीच में भी रखना है, ठीक है, जब वस्तु C और F के बीच में हो, ये हमारा चौथा हो गया। अब पांचवा क्या करेंगे, हम वस्तु F पर रख देते हैं, जब वस्तु F पर हो, ये हमारा पांचवा हो गया। अब छठवां नंबर हम क्या करेंगे, जब वस्तु F तथा P के बीच हो, ये हमारा क्या हो गया, 6 नंबर हो गया, ठीक है, ये 6 नंबर होता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे, देखो जब वस्तु अनंत पर हो पहला, और जब वस्तु अनंत और C के बीच हो दूसरा, जब वस्तु C तथा F के बीच हो तीसरा, जब वस्तु C पर हो ये हमारा तीसरा, जब वस्तु C तथा F के बीच हो चौथा, जब वस्तु F पर हो हमारा पांचवा, जब वस्तु F तथा P के बीच हो, ये हमारा हो गया 6 नंबर वाला, ठीक है। वैसे ही आप लोगों को करना है और कुछ करना नहीं, इसमें देख सकते हैं आप लोग। देखो जब वस्तु अनंत पर हो पहला हो गया। अब इसके बाद क्या है, जब वस्तु अनंत और C के बीच में हो दूसरा हो गया, जब वस्तु C पर हो तीसरा हो गया, जब वस्तु C तथा F के बीच हो ये हमारा चौथा हो गया, जब वस्तु F पर हो ये हमारा पांचवा हो गया, ठीक है, और जब वस्तु F तथा P के बीच हो ये हमारा 6वां नंबर हो गया, ठीक है। बस आप लोग कुछ करना नहीं इसमें। आशा करते हैं दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार रिपीटेड हो चुके हैं, ठीक है। आप लोग कहीं से भी पेपर उठाकर देख सकते हैं, क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है, पूछे गए हैं, ठीक है। दोस्तों आशा करते हैं आप लोग को इतना वीडियो समझ में आया होगा। दोस्तों आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइज करें और आप लोग लिखें और अब बताएं कि आप लोगों को कितना क्वेश्चन इसमें से आता था, ठीक है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लीजिए। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना दोस्तों, ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।